बायोटेक किसान प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये बायोटेक किसान की फुल फॉर्म क्या है? मिशन बायो प्रोग्राम बायोटेक, कृषि इनोवेशन, के से कृषि, आई से इनोवेशन, एस से साइंस, ए से एप्लीकेशन और एन से नेटवर्क। कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये स्कीम जो है 2017 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक्सटेंड की है कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है हमारा, ये हिंदुस्तान है और ये वाला जो रीजन है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट का रीजन, इसके लिए एक्सटेंड की गई है। ये 2017 में लॉन्च की थी। ये एक साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है। इसमें क्या है, फार्मर्स साइंटिस्ट एक साथ पार्टनरशिप करते हैं, मतलब वैज्ञानिक किसानों के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि वैज्ञानिक किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएं, अवेयरनेस दें और किसान उन टेक्नोलॉजी को अपने खेत में कृषि करने के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज करें। तो इसलिए ये स्कीम चलाई गई थी 2017 में। ये पैन इंडिया प्रोग्राम है, मतलब पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है। ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। ये मॉडल कैसा होता है? हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक का मतलब है, एक मान लो सेंटर बन गया और ये सेंटर पे एक मेन सेंटर बन गया, मेन सेंटर ये सारी जानकारी देगा। इसमें साइंटिस्ट होंगे और फार्मर्स होंगे, इनके साथ कोलैबोरेशन होगा। और इसके बाद छोटे छोटे रीजनल लेवल पे मान लो छोटे छोटे सेंटर होंगे, स्मॉल सेंटर। तो ये हो गया हब। क्या है? डायरेक्शन देगा छोटे सेंटर्स को, और ये छोटे सेंटर किसानों को कृषि कैसे करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये बताएंगे। तो ऐसा हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं उसे। मेन सेंटर लीड करता है छोटे छोटे सेंटरों को, छोटे छोटे सेंटर्स को, इसे हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। और ये क्या करेगा प्रोग्राम? ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को स्टूमुलेट करेगा, मतलब खेती करने में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, रिसर्च बढ़े इसको और एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब उद्योगपति भी पार्टिसिपेट करें, किसानों के साथ कॉन्टैक्ट करें, खेती करने के लिए उत्सुक हों। तो ये स्टूमुलेट करेगा, ये प्रमोट करेगा, बढ़ावा करेगा। और जो वुमेन फार्मर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, खेती करती हैं महिलाएं, उनको भी एम्पावर करेगा, उनको भी एनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा। ये मिशन है, जो प्रोग्राम है। बायोटेक किसान हब्स हैं जो, ये ऐसा एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर और बायो रिसोर्स रिलेटेड जॉब भी क्रिएट करेंगे, मतलब कृषि करने में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना, नौकरी देना लोगों को, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी में जॉब देना क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी इस मिशन से स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। बेस्ट ग्लोबल मैनेजमेंट, जो फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा खेती करने में। फार्मर्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जितनी भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं खेती करने में, कृषि करने में वर्ल्ड वाइड, उनको अडॉप्ट कर सकेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है इसको? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है ये डिपार्टमेंट। ये इसने डेवलप किया है ये प्रोग्राम। और ये फार्मर सेंट्रिक स्कीम है, मतलब फार्मर सेंट्रिक का मतलब ये फार्मर को सेंटर में रख के कि उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, उसका बेनिफिट कैसे होगा, उसका फ़ायदा कब होगा, उसकी इनकम कब बढ़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज का है जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ये ध्यान में रखते हुए, सिर्फ फार्मर का प्रॉफिट ध्यान में रखते हुए ये स्कीम चलाई गई है। इसका इसीलिए कहते हैं फार्मर सेंट्रिक स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? इसका टारगेट यही है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आ सके और साइंस लेबोरेटरीज़ को फार्मर से कनेक्ट कर सकें डायरेक्ट। जैसे साइंस में जो मान लो साइंस लेबोरेटरी होती हैं, लैब होती हैं, उनमें जो रिसर्च होती हैं कृषि के रिगार्डिंग, उन्हें किसानों को बता सकें ताकि वो कृषि करने में उनको अडॉप्ट कर लें और खेती करें उसी हिसाब से। नेक्स्ट, प्रोग्रेस कितनी हुई है अभी तक इसकी प्रोग्रेस हुई है, ऐसे 146 बायोटेक किसान हब क्रिएट किए जा चुके हैं लगभग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। और ये हैं लगभग 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारी हैं, उनमें से लगभग 116 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो नीति आयोग ने डिक्लेयर की हुई हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हमें टेक्नोलॉजी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो उनमें से 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिनमें ये 146 बायोटेक किसान हब्स बनाए जा चुके हैं इस स्कीम को, योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2 लाख से ज़्यादा किसानों को इससे फ़ायदा हो चुका है और लगभग 200 एंटरप्रेन्योरशिप पार्टिसिपेट कर चुके हैं रूरल एरियाज़ में। रूरल का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से ज़्यादा जो उद्योगपति हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। अभी जो प्रेजेंट गोल है ये क्या है? अभी जो प्रेजेंट में ये एक्सटेंड की गई है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्कीम एक्सटेंड की गई है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी हैं यहाँ पे लगभग जो
एग्रीरियन सोसाइटी है वो लगभग 70% कंट्रीब्यूट करती है। एग्रीरियन का मतलब होता है जो किसान से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, जो किसान है खेती करते हैं, लगभग वो यहाँ की पॉपुलेशन का 70% तो यहाँ पे खेती करते हैं लोग, एग्रीकल्चर करते हैं, उनकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विस, अलाइड सर्विस का मतलब है एग्रीकल्चर के साथ साथ मान लो मछली उत्पादन करना या भैंस पालना, बफेलो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप मुर्गी पाल लेते हो, ये सब अलाइड सर्विस में आती हैं। ये रीजन जो है केवल और केवल जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम, हमारा जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, क्षेत्र है इंडिया का, वो केवल मियरली का मतलब है ओनली, केवल 1.5% ही कंट्री का फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये नेट इम्पोर्टर है, ये इंपोर्ट करता है फूड ग्रेन, मतलब जितना इसे ज़रूरत है खाने पीने की इतना उगा भी नहीं पाता है ये अनाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसलिए इसमें स्कीम ये चलाई जा रही है ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी तक अनटेप्ड है इसका पोटेंशियल। अनटेप्ड का मतलब अभी तक इसका जो पोटेंशियल है, दक्षता है यहाँ पे ग्रेन एग्रीकल्चर करने की, वो अभी तक ये यूज नहीं किया हुआ है। इसलिए इसके पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए और फार्मर्स की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे इनकी इनकम को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च की। लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉप के लिए, मतलब जिस लोकेशन में जो क्रॉप अच्छी उग सकती है वहाँ पे वही क्रॉप उगाई जाए। कहीं पे हॉर्टिकल्चर यानी कि फूल या वेजिटेबल हो सकती हैं ज़्यादा, या फल की खेती हो सकती है, तो वहाँ पे वही चीज़ उगाई जाए, प्रमोट की जाए। प्लांटेशन क्रॉप हो सकती है, मान लो टी या कॉफ़ी कहीं पे उगाई जा सकती है तो वो करें। फिशरीज कहीं पे मछली उत्पादन हो सकता है तो वो करें, या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो सकता है तो वो वहाँ पे ध्यान दें। तो लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉप पे ध्यान दिया जाएगा इसमें। बायोटेक किसान हब है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोलैबोरेट करेगा टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से, जितने भी अच्छे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, उनसे ये कोलैबोरेट करेगा, मतलब सहयोग करेगा। किसान जो हब है, बायोटेक किसान हब, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, और कृषि विकास केंद्र बनाए हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह, उनके साथ भी कोलैबोरेट करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? देखो यूपीएससी हर साल प्रीलिम में भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रही है, और मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल उठा के देख लो 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं हम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है फिर भी पढ़ना है ये। तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं? तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है कैसे? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है, हम बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है उसमें यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या फिर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, सीड है, कोई बीज को मॉडिफाई कर देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो बैक्टीरिया, वायरस है, उससे हमने जीन लिया, ये जीन सीड में इंसर्ट कर दिया। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? ये मॉडिफाई हो गया, मतलब सीड चेंज हो गया, ये बीज है जो कृषि का चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो गया। अब इससे क्या है, मान लो ये बैक्टीरिया से हमने जो जीन लिया था वो ऐसा जीन है, अगर ये बैक्टीरिया अब आएगा इसे मार नहीं पाएगा, इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब ये फसल बड़ी होगी, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं ना, फसल बड़ी होती है ख़राब कर देते हैं, तो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, अब नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। तो ऐसे हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को कृषि में, ताकि प्लांट और एनिमल को इम्प्रूव कर सकें, लाइफ को भी, समझे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो टुडे, वो इंक्लूड करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग यही है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इनका यूज करना। जैसे हमने एक लेक्चर में पढ़ा था ST-BT कॉटन, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। BT कॉटन भी एक BT कॉटन है और एक HT-BT कॉटन है। ये अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो आप, साइंस एंड टेक के लेक्चर में होगा या ज्योग्राफी के लेक्चर में होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में ही आता है। तो किसी की मतलब किसी प्लेलिस्ट में देखना, उसमें मिलेगा आपको ST-BT कॉटन पे। तो ये BT कॉटन है, ये भी GM प्लांट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो इसका बीज होता है कॉटन का, कपास का जो बीज होता है, सीड, उसमें क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। एक BT है ना, जो BT, ये है बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरेंसिस, ये बैक्टीरिया मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो ये मॉडिफाई हो जाता है, इसका जीन डाल देते हैं बैक्टीरिया का। तो इससे क्या है, जब कॉटन पे जो एक बुलवॉर्म लगता है, बुलवॉर्म का मतलब है एक कीड़ा लगता है, वो कीड़ा इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता कॉटन को। तो इस तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जैसे यही बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया में, ये सॉइल में पाया जाना एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजेसिस। इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं जिससे डिसीज़ वगैरह को मतलब ख़त्म करने के लिए। और इससे क्या है, नुकसान भी होता है, इससे डिसीज़ भी हो जाती हैं। मान लो कोई किसान वगैरह स्प्रे कर रहा है वहाँ पे, तो उससे डिसीज़ भी हो जाती हैं इस बैक्टीरिया से, किसान वगैरह को।
लेकिन ये क्या है, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सेप्टिव भी कर लिया गया है और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। पेस्ट का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब ये है जो कीटनाशक हैं उनको मारने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है। ये बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं मॉडिफाई करके। बेनिफिट क्या होता है इससे, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट ये होता है, नंबर ऑफ एडवांटेज है इससे। क्या है, जो हार्वेस्ट करने के बाद जब किसान अपनी खेती को फसल को काटता है, आफ्टर हार्वेस्ट जो लॉस होता है, नुकसान, वो भी कम हो जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और न्यूट्रिएंट भी बढ़ जाते हैं, जो खेती होती है, जो क्रॉप होगी उसमें न्यूट्रिएंट भी, पोषक तत्व भी इंक्रीज हो जाते हैं। और फार्मर की सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है, सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है और उसे खर्चा भी कम करना पड़ता है, क्योंकि जो उसे कीटनाशक यूज़ करने पड़ते थे उन कीड़ों को, इंसेक्ट को मारने के लिए, अब वो कीड़े नहीं लगेंगे फसल में। जैसे ही मॉडिफाई हो जाएगी, ये सीड मॉडिफाई हो गया, अब इसमें वो बुलवॉर्म, जो कीड़े थे किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते थे, वो कीड़े नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डिसएडवांटेज भी है कुछ इससे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई आपको, उस बैक्टीरियल डिसीज़ को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन अगर ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपकी बीमारी को ठीक करने में काम ना करें, तो इसे बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, कि आपको रेजिस्टेंस हो गया, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, क्योंकि अब आप पे ये दवाई काम नहीं कर रही। तो ये कैसे हो सकते हैं, जब ये बैक्टीरिया हम यूज करेंगे खेती में, तो ये इन्वायरमेंट में भी फैलेंगे, किसान को भी फैलेंगे, तो इनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, कि बैक्टीरिया पे क्या है, ये एंटीबायोटिक का फ़र्क ही ना पड़े, फिर कोई बीमारी हो जाए तो फ़र्क ही ना पड़े, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑफ सुपरवीड जो घास होती है ना, वीड को मारने के लिए ये बैक्टीरिया वगैरह या इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, या हर्बिसाइड बोलते हैं। हर्बिसाइड मतलब ये होते हैं, जो एक लिक्विड होता है खेती में डाल, किसान क्या है अपनी खेती करने के लिए क्रॉप में छिड़काव करते हैं हर्बिसाइड का। हर्बिसाइड लिक्विड होता है, स्प्रे करते हैं, इसके छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो इससे क्या है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, लिविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होंगी, इनको यूज करने से क्या है, सुपर वीट डेवलप हो सकती है, क्योंकि इनमें अल्टर किया गया है इनका सीड। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, जीएम क्रॉप, उनका अल्टर किया हुआ है जीन, दूसरे बैक्टीरिया का जीन डाला हुआ है। उनसे वो क्या है, यहाँ पे जो घास वगैरह खरपतवार होती थी, वीड का मतलब है घास या खरपतवार, जो मान लो गेहूँ या चावल के साथ साथ होती है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो खेत में, उनको बोलते हैं वीड, अनवांटेड प्लांट, ऐसे समझ सकते हो। तो इससे क्या सुपर वीड भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये वीड को आदत हो जाएगी उस एंटीबायोटिक जो इसमें डाला है ना, बैक्टीरिया वगैरह खेती में सीड में जो डाला है, यहाँ पे डेवलप होगा, तो ये वीड उससे हैबिचुअल हो जाएगी, तो सुपर वीड डेवलप हो सकती है। यानी कि उस पर अगर मान लो हर्बिसाइड डालें इसे मारने के लिए, जब केमिकल भी डालें, ये मरेगी नहीं फिर भी उसका, क्योंकि इस हर्बिसाइड का यूज ही नहीं होगा, क्योंकि इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ऐसे सुपर वीड भी डेवलप हो सकती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो सकता है इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारी और भी यहाँ पे कीटनाशक और भी सारे प्लांट वगैरह स्पीसीज हैं जो खेती, मान लो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, यहाँ पे आसपास पेड़ पौधे हो रहे हैं, उनको नुकसान हो सकता है इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। लेकिन ये क्या है, जैसे मान लो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक्सटेंसिव यूज होगा, ज़्यादा यूज करेंगे, मान लो ड्रॉट रेजिस्टेंस एरिया में, ये प्रॉफिटेबल भी है। मतलब ऐसी जीएम क्रॉप होती हैं, उनको क्या है, जैसे कॉटन की है, बीटी कॉटन, इसे पानी कम चाहिए, इसे पानी भी कम चाहिए, और इसे जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड यूज़ करते हैं वो भी कम चाहिए। तो किसान को तो फ़ायदा होगा, ड्रॉट रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि जहाँ पे सूखा पड़ती है, कम पानी है, वहाँ पे भी उगा सकता है। लेकिन इससे एक नुकसान ये होगा, जब ज़्यादा यूज करेंगे तो किसान अपनी जो ट्रेडिशनल वेराइटी है ना प्लांट्स की, जो अपनी ट्रेडिशनल वेराइटी है जो उगाते हैं किसान, उस वेराइटी को, उसको भूल जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ये भी नुकसान हो सकता है इसका, ये डिसएडवांटेज में आ सकता है। तो यही था इस लेक्चर में बस।